बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रीता बहुगुणा जोशी धर्मेंद्र प्रधान के आवाज से निकल चुकी है। मेरा बेटा टिकट मांग रहा है, ये उसका अधिकार है। बीजेपी के पास उसकी प्रोफाइल है, पार्टी मंथन करेगी। रीता बहुगुणा जोशी कह रही, पिछले कुछ दिनों में रीता बहुगुणा जोशी के जो तेवर थे वो बड़े तल्ख हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से जाने के बाद में या पार्टी छोड़ने के बाद में रीता बहुगुणा जोशी भी बार बार ये बात कह रही थी कि ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कई बार बताया था कि उनके साथ पार्टी में क्या हो रहा है या फिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं पार्टी के अंदर। अब उनके साथ में जो हुआ वो ठीक नहीं। अब रीता बहुगुणा जोशी की भी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही थी, जिसके बाद में अब रीता बहुगुणा जोशी भी दिल्ली दरबार में पहुंची हैं और बीजेपी के पास उसकी प्रोफाइल है, पार्टी मंथन करेगी। अपने बेटे की प्रोफाइल को लेकर वो बात कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के आवाज से निकल चुकी है रीता बहुगुणा और कह रही कि मैं अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हूं और ये उसका अधिकार है। मेरे साथ पीयूष तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं एक बार फिर से। पीयूष, नाराजगी लगातार देखने को मिल रही थी, बातों से तेवरों से बार बार पता लग रहा था कि रीता किसी ना किसी बात से नाराज हैं और अब उस बात का भी खुलासा हो ही चुका है। अपने बेटे की टिकट को लेकर उनकी नाराजगी थी और हाल ही में बीजेपी ने ये लगातार फैसला लेने का जो मंथन था वो शुरू किया था कि हम इस बार सांसद या उनके परिजनों में किसी को टिकट नहीं देंगे या फिर परिवारवाद पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अभी क्या बातचीत बन गई है? क्या रीता की नाराजगी दूर हो गई है? क्या धर्मेंद्र प्रधान कामयाब रहे उनको मनाने में? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं लगता है कि रीता बहुगुणा जोशी की जो नाराजगी है वो दूर हो चुकी है। थोड़ी देर पहले रीता बहुगुणा जोशी आई थी और करीब करीब सिर्फ 10 से 15 मिनट वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ यहाँ पे वो उनके आवास पे आई और बैठक में कहीं ना कहीं उन्होंने वो भी शामिल हुई होंगी, उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा। इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। तो रीता बहुगुणा जोशी ने सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया धर्मेंद्र प्रधान के आवाज से। इसके बाद जब वो निकली तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे बेटे की प्रोफाइल है और भारतीय जनता पार्टी इस पे चिंतन मंथन करे और मेरा बेटा एक अच्छा दावेदार है। तमाम तरीके के कहीं ना कहीं जो रीता बहुगुणा जोशी की मांगे थी उससे उन्होंने अवगत कराया है शीर्ष नेतृत्व को। यही कहना है रीता बहुगुणा जोशी का। मयंक जोशी तो चुनाव लड़ाना चाहती है, उनका कहना है कि मयंक जोशी ने। पीयूष, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। देखिए, पीयूष भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी दूर हो चुकी है। अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो तेवर उन्होंने अख्तियार किए हुए थे या फिर जिस तरीके से बहुत जल्द वो बैठक से बाहर आ गई, उसे यही लग रहा है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में इस वक्त लगातार मशगूल हैं। इस बीच रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। इलेक्शन में बुलाया था कि हमारे मंडल में, प्रयागराज के मंडल में क्या क्या काम होना है। It was just a consultation about मेरे मंडल में क्या पार्टी का स्ट्रक्चर होगा उसके डिस्कशन, ओनली डिस्कशन ऑन पार्टी इलेक्शन कैंपेन। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी बेटी की आप चुनाव नहीं, उसका हक है मांगने का, मैं क्यों मांगूंगी? उससे अप्लाई किया है, पार्टी देख रही है, पार्टी को डिसीजन लेना है। इलेक्शन में बुलाया था कि हमारे मंडल में, प्रयागराज के मंडल में क्या क्या काम होना है। पर पीयूष, यहाँ पर अगर हम रीता बहुगुणा की बातों को सुन रहे हैं तो वो खुलकर कुछ बोल नहीं रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मैं तो इलेक्शन कैंपेन के लिए बात करने गई थी, मतलब मैं तो पार्टी के अकॉर्डिंगली बात कर रही थी कि मेरे मंडल में किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन होगा। मेरे बेटे का अधिकार है, वो खुद मांगेगा अपने लिए टिकट। मैं कौन होती हूँ उनके लिए टिकट मांगने वाली? और पार्टी विचार करेगी उसके टिकट पर। देखिए, इस बात को कह देना काफी आसान है, लेकिन जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, प्रत्याशियों के नाम पे अंतिम मुहर लग रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी, यही खबर आ रही है कि करीब करीब 300 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों पे मुहर लग चुकी है। तो ऐसे में अगर किसी प्रत्याशी के नाम पे मुहर लग जाती है और केंद्रीय चुनाव समिति में उसका नाम भेज दिया जाता है, तो उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के मुहर के बाद नाम में बदलाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पे आई और उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो उनका बेटा नहीं लड़ना चाहता है। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं उनका बेटा ही इस टिकट मांगेगा या वो बातचीत करेगा, लेकिन इन्होंने एक बात का जिक्र जरूर किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके बेटे की प्रोफाइल है, भारतीय जनता पार्टी तय करे। और ये भी उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने काफी कुछ काम किया है क्षेत्र की जनता के लिए और जनता उन्हें चाहती है। तमाम जो बातें हैं वो रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, अपने बेटे का भी जिक्र किया। तो ऐसा नहीं है, वो अपने क्षेत्र के में किन लोगों को, प्रत्याशियों को टिकट मिलना है उसके लिए
चर्चा करने जरूर आई थी उनके द्वारा जैसा कहा गया, लेकिन जिस प्रकार से पहले से चर्चाएं चल रही हैं कि रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है, और भारतीय जनता पार्टी के सूत्र यही बता रहे हैं कि कम से कम या ना के बराबर सांसद के बेटे बेटियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में देने वाली है। यही कारण है कि प्रेशर पॉलिटिक्स अब उन सांसदों के द्वारा की जा रही है। देखिए कौशल किशोर की भी अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनके बेटे को भी टिकट मिले, तो तमाम जो सांसद है वो भी चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक तरीके से फैसला कर लिया है, हालांकि वो आधिकारिक बयान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, सूत्र यही बताते हैं कि किसी भी सांसद के बेटे बेटियों को टिकट देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। शायद यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने रीता बहुगुणा जोशी आई थी, और कहीं ना कहीं वो अपनी जो बात है उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के सामने रखा। अगर एक पर परिवार में पीयूष, यहाँ पर यह बात भी है कि अगर इस वक्त पर इस तरीके से नाराजगी सामने आई, दो बातें यहाँ पर हैं। अगर नाराजगी सामने आई तो भी बीजेपी को नुकसान है, और अगर बीजेपी आखिरकार इन तमाम सांसदों के आगे झुक गई या फिर अगर इनकी जिद को मान लिया तो बीजेपी को अपने ही फैसले पर फिर से बैकफुट पर आना पड़ेगा, तो ये बीजेपी की क्रेडिबिलिटी को डाउन करती है। तो दोनों ही मामलों में बीजेपी के लिए नुकसान है। ऐसे में बीजेपी अपने लिए सेफ साइड क्या ढूंढ रही है? बीजेपी के सूत्र क्या बताते हैं? किन बातों को लेकर चर्चा चल रही है मुख्य तौर पर, और कहां पेच फंसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं अब मान मनोबल जरूर करेगी, रीता बहुगुणा जोशी को मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि आप देखिए रीता बहुगुणा जोशी चाहे जो भी कहे, लेकिन अगर एक परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है और उनकी माता खुद राजनीति में सक्रिय है, तो वो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी या शीर्ष नेतृत्व से ना कहे, ये ऐसा संभव नहीं है। देखिए रीता बहुगुणा जोशी एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे भी जानी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी भी जानता है, इस बात को जानती है, बखूबी जानती है कि किसी भी प्रकार से अगर रीता बहुगुणा जोशी नाराज होता जाती है तो उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि अब अगर रीता बहुगुणा जोशी का रुख नहीं बदलता है, अगर वाकई में वो अंदर से नाराज हो जाती है, बगावती सुर अख्तियार कर लेती है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव भी कर दे और टिकट दे भी दे, लेकिन अभी तक के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी सांसद के बेटे बेटियों को टिकट देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी अभी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अभी बैठक चलेगी, अभी अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पे मौजूद है, संजय निषाद यहाँ से निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तय हो जाएगा। तो प्रत्याशियों के नाम पे अब अंतिम मुहर लगनी शुरू हो गई है। चाहे यही कारण है कि देर रात तक मंथन चल रहा है, जो लोग नाराज हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर देखिए और भी सांसद है, और भी क्षेत्र के सांसद है, वो धर्मेंद्र प्रधान से मिलने नहीं आती है, रीता बहुगुणा जोशी मिलने आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ रही है। उनके बेटे को लेकर कहीं ना कहीं वो किस नेतृत्व से कह रही है कि उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम अपने बेटे के टिकट मांगने के लिए कहा है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि हमारा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा या नहीं लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रोफाइल उनके पास है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए रीता बहुगुणा जोशी पूरी तैयारी के साथ हैं यूं तो कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन हाँ वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि वो खुद उनके लिए यानी अपने बेटे के लिए बातचीत करने आई थी। उन्होंने कहा कि ये उसका अधिकार है, वो खुद अपना प्रोफाइल वहां पर भेज चुका है और उस पर पार्टी मंथन कर रही है। यानी कि अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, और इसी कश्मकश में रीता बहुगुणा जोशी चाहती हैं कि मौका उनका बेटा ही मारे, यानी कि उसी को ही मौका मिले। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने सीएम के चेहरे को जनता के समक्ष ला दिया है। भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने बताया कि पब्लिक वोटिंग से इसका फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि 21 लाख से ज्यादा पंजाब के लोगों ने पब्लिक वोटिंग में अपना मत दिया था, जिसमें से 93.3% ने भगवंत मान का ही नाम लिया। केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर निशाना भी साधा और कहा कि दूसरी पार्टियां अपने बेटे, बहू या फिर घर के आदमी को सीएम फेस बना देती हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। केजरीवाल बोले कि भगवंत मान मेरा छोटा भाई है, मैं डायरेक्ट उनका नाम देता तो भाई भतीजावाद के आरोप लग जाते। लोग कहते हैं केजरीवाल ने अपने भाई को उम्मीदवार बना दिया, इसलिए ये फैसला पब्लिक वोटिंग से ही लिया गया है। और पब्लिक वोटिंग में 93.3 यानी कि 93.3 लोगों ने ये माना कि भगवंत मान ही सीएम पद का चेहरा होनी चाहिए। पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो,
आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए। लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। ब्रजेश जी, लगातार देखा गया कि पंजाब में बड़े ज़बरदस्त तरीके से ताल ठोक रहे हैं फिलहाल अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस फिलहाल पंजाब पर सबसे ज़्यादा है। इस बीच भगवंत मान का नाम अब सीएम के चेहरे के तौर पर आ चुका है सामने, यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप जीती तो मुख्यमंत्री होंगे भगवंत मान। भगवंत मान का चेहरा सामने रख के कितना फायदा आम आदमी पार्टी को? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान के तौर पर जो है पंजाब का सबसे बड़ा चेहरा, एक सेलिब्रिटी भी है भगवंत मान, एक पॉलिटिशियन भी है भगवंत मान, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी में लॉयल भी है। लॉयल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भगवंत मान एक प्रमुख चेहरा बनकर के सामने आए हैं। वो सांसद भी हैं, इसके साथ ही पार्टी के प्रमुख फेस भी हैं। अब आखिरकार भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पेश किया गया है। तो चुनाव से पहले इसका फायदा जाहिर तौर पर जो है पंजाब में केजरीवाल को मिल सकता है, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इससे पहले पंजाब में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा रहा। ये कहा गया कि पंजाब चूंकि फुल स्टेट है, ऐसे में केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री पद छोड़ करके जो है पंजाब में जा सकते हैं। इससे पिछली बार इसको लेकर के खासी कंट्रोवर्सी रही और खासी राजनीति रही। इस बार इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही सीएम फेस अनाउंस कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थानीय बनाम बाहरी का कोई इशू एक बार फिर आ जाए। पिछली बार हम सबको याद है कि किस तरीके से जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर जश्न के पूरे इंतजामात थे, जबरदस्त तरीके से पूरे इंतजामात कर लिए गए थे। बिल्कुल तय था कि आम आदमी पार्टी सरकार में आ रही, सारे सर्वे कर रहे थे, लेकिन इसके बाद हुआ कि आखिरकार वो जो है आम आदमी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई। लेकिन इस बार बेहतर माहौल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस टुकड़ों में बटी नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का कोई समझौता नहीं, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो ग्रीन कारपेट आपको जो है दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को खुद के लिए, और यही वजह है कि अब सीएम फेस को घोषित करके चुनाव मैदान में जाना चाहती है। तो जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। अच्छा, इसके दो पॉलिटिकल बेनिफिट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला ये कि एक तो भगवंत मान वहां पे लोकल हुए, दूसरी बात ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात आती है तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान में काफी कुछ सिमिलर है। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स का अंदाज शुरुआती दौर में रहा, कुछ वही भगवंत मान भी लगातार संसद से लेकर सड़क तक हमेशा करते रहे। दूसरी बात यह कि इसी फ्री फॉर्मूले के साथ दूसरा दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब अरविंद केजरीवाल खुद उनको प्रपोज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेज स्ट्रांगली कन्वे हो गया कि देख लीजिए जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कितना खास है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में पंजाब के लिए कितना फायदे इसमें होने वाले हैं, यानी दिल्ली की तरह, दिल्ली की तर्ज पर कितनी बेहतर चीजें पंजाब को मिलने वाली हैं। जबकि अब तक सिर्फ और सिर्फ पंजाब में लूट मची रही काम के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपना घर भरा, लेकिन अब कोई ऐसा नेता मिल रहा जो जनता के लिए कुछ करेगा। अगर आप सिमिलैरिटी की बात करती है तो सिमिलैरिटी एक महीने में और भी है। सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल भी ट्रोल किए जाते हैं और उससे ज्यादा भगवंत मान भी ट्रोल किए जाते हैं। कंट्रोवर्सी के लिहाज से आए दिन उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ती, चाहे संसद में वो ड्रिंक करके आने की बात हो,
संसद से बाहर निकाले जाने की बात, वो तमाम चीजें हैं। यही वजह है कि इस बार जब संसद में गए तो भाजपाइयों से कह रहे हैं आइए और मेरा मुंह सूंघिए, मैंने ड्रिंक नहीं की है। तो कुल मिलाकर के एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स या फिर कहिए एक बिंदास सियासतदान के तौर पर भगवंत मान की अपनी छाप पंजाब के अंदर बनती जा रही है। पंजाब के अंदर वो जो है एक प्रमुख चेहरे के तौर पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक कॉमेडियन थे, एक सेलिब्रिटी थे, फिर पॉलिटिशियन बने। पॉलिटिशियंस की पारी उनकी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनकी राजनीतिक पारी जरूर बेहतर हुई। 2014 का चुनाव जीते, उसके बाद 19 का चुनाव जीते, तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है एक सेलिब्रिटी के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक मजबूत चेहरे के तौर पर, और अब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर उसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कुछ सीनियर लीडर हैं जो इससे नाखुश भी हो सकते हैं, लेकिन इससे अब कोई बहुत ज्यादा गुरेज करने वाली बात नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन से बेहतर था कि स्थितियों को क्लियर करते। क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी के जो इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने से चूकी थी तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा था। लोगों के अंदर संदेह था कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए तो कोई बाहर से किसी मुख्यमंत्री को थोप दिया जाए। इसीलिए इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम पेश घोषित किया है चुनाव से पहले, ताकि कम से कम जनता समझ ले कि अगर तो मतलब ब्रजेश जी इसके फायदे ज्यादा और नुकसान कम है। और दूसरा बात ये कि एक स्ट्रांगली मैसेज ये कन्वे किया कि हमने तो आप ही की मर्जी से ये प्रत्याशी चुना है, ये उम्मीदवार चुना है, आप ही लोगों की पोल के बाद की यही हमने जो चेहरा है वो आगे रखा है। यानी जो फैसला हम बाद में लेते हैं, यानी आमतौर पर मुख्यमंत्री थोप दिए जाते हैं सरकारें बनने के बाद, लेकिन यहां पर पहले से चेहरा डिक्लेयर हो, वो भी जनता की मर्जी से। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 22 लाख लोग, 21,59,000 लोगों की राय ली गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बताया कि हमने 21,59,000 लोगों ने भगवंत मान, जिसमें 93% लोग ऐसे जिन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा माना है, तो अगर 22 लाख लोग किसी के पक्ष में खड़े हैं तो जाहिर तौर पर बात मान के चलिए कि वो स्ट्रांग कंटेस्टेंट है। तो सीधी तौर पर यह है कि जनता की डिमांड पर, जनता की मांग पर, और केजरीवाल खुद चाहते थे भगवंत मान को वहां का फेस बनाना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी बहुत बड़ा चेहरा इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास पंजाब के अंदर नहीं है। ज्यादातर चेहरे पिछली बार इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। ऐसे में इस बार भगवंत मान न सिर्फ सबसे मजबूत चेहरा है, सबसे कद्दावर चेहरा है, बल्कि सर्वमान्य चेहरा भी है। और ऐसे में ये छिटपुट अगर विरोधों को छोड़ भी दिया जाए तो भगवंत मान को लेकर के पंजाब के अंदर सहमति बनती दिखाई दे रही है, और उसका राजनीतिक फायदा जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए जाहिर सी बात है, फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। इस बार क्लीन स्वीप वाली सिचुएशन नहीं है बीजेपी के लिए भी। तो ऐसे में जो और पॉलिटिकल पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ रही है, वो हर मौके पर अपने आप को आगे रखना चाहती हैं। और आम आदमी पार्टी क्योंकि पंजाब में बड़ा जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रही है, तो यहाँ पर तो पुरजोर कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बीच खबर लखनऊ से है। यूपी के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की ड्यूटी नहीं लगेगी, आंगनबाड़ी वर्कर्स की भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। खास बात यह कि मतदान केंद्रों पर अब इनको प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो दूसरी और तीसरी श्रेणी में ड्यूटी लगेगी। यूपी सरकार के प्रस्ताव के बाद में ही आयोग का यह फैसला है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, शिक्षा मित्रों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, मतदान केंद्रों पर इनको प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। यह फैसला चुनाव आयोग की तरफ से जारी हो चुका है। जरूरत पड़ने पर ही दूसरी या तीसरी श्रेणी में इनकी ड्यूटी लगेगी। और खबर अलीगढ़ से है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने प्रत्याशी बनाया है बरौली विधानसभा से हेमवंत सिंह चौहान को। बरौली में सबसे ज्यादा ठाकुर वोट है और पंडितों के। राजा भैया की पार्टी का सबसे ज्यादा असर ठाकुर बहुल इलाकों में ही माना जाता है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो किसानों की समस्याओं को लेकर बनाया गया है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ हैं जनसत्ता दल के हेमवंत सिंह चौहान, जो कि यहाँ पर अलीगढ़ में बरौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हम जानते हैं इनके किस तरीके के यहाँ पर ये इस लोगों को अपने करेंगे, क्योंकि जो बरौली विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर पंडित वोट, ठाकुर वोट और लोध वोट सबसे ज़्यादा उस मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी को सोचते पहले हम इनके जानते हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो क्या है। देखिए, हमारी पार्टी का सबसे पहला मैनिफेस्टो जो है, मैनिफेस्टो में हमने कृषि उपज जितनी भी होगी उसकी पूर्ण खरीदारी होगी और लाभकारी मूल्यों पर खरीदारी होगी।
जो किसान दुर्घटना बीमा जो आज की तारीख में 5 लाख है, उसे बढ़ाकर हम लोग 10 लाख करेंगे। इसके अलावा किसानों के जितने भी खेती के हमारे उपकरण हैं सबको टैक्स फ्री किया जाएगा। जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं उन समस्त बालिकाओं की जो शिक्षा है स्नातक तक की सारी स्नातक शिक्षा उनकी फ्री होगी। इसके अलावा किसानों की ओर, युवाओं की ओर हमारा मुख्य फोकस है। पुरानी जितनी भी पेंशन की योजना है वो सारी की सारी योजनाएं बहाल करी जाएंगी। इसी तरीके से हर वर्ग को ध्यान में रख के हमारा मैनिफेस्टो डिजाइन किया गया है, जो हमारी सरकार बनने के बाद में लागू किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से जो बरौली विधानसभा है जी, बरौली विधानसभा में जो वोटर हैं वो ज्यादातर ठाकुर वोट हैं, ब्राह्मण वोट हैं, लोधे वोट हैं, तो आप उनको किस तरीके से मतलब हैंडल करेंगे, किस तरीके से आपकी पार्टी उनको देखेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, बरौली विधानसभा का जो वोटर है वो त्रस्त है। वो पिछले 30 वर्षों से हमारे यहाँ पे जो कुटिल राजनीति हुई है, जो किसी भी नए व्यक्ति को उभरने नहीं दिया जाता है, वो उससे त्रस्त है। और बरौली विधानसभा का जो वोटर है वो व्यक्ति देखकर वोट करेगा, हमारी पार्टी को देखकर वोट करेगा। हमारी पार्टी में किसी के भी साथ में कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, पिछले 8 वर्षों से मैं इस विधानसभा में क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। समस्त युवाओं का हमारा साथ है, समस्त महिलाएं इस विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ। मैं 8 वर्षों से इस विधानसभा में मेहनत कर रहा हूँ। हमारा सिंबल और हमारा संदेश इस विधानसभा के हर घर तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। मैं जो चुनाव ये लड़ रहा हूँ, ये चुनाव लड़ने का मेरे ऊपर दबाव क्षेत्रीय जनता के द्वारा डाला गया। कम से कम 1000-1200 लड़कों ने फेसबुक पे मेरे पोस्ट करी, 2-4 हज़ार लोगों ने फ़ोन किया, न जाने असंख्य लोग इस विधानसभा के मेरे घर पर आए। सब ने मुझे कहा कि भैया आपको चुनाव में खड़ा होना होगा।